जी हरियाणा से है और जो कि हमारे आदरणीय हिमांशु जी भाई साहब ने जो पिछली बार हमारे सदन में आए थे, बहुत ही सुंदर उन्होंने के बारे में मार्गदर्शन दिया था और आज उन्होंने ही हमें जो राजकुमार जी का परिचय दिया था और उनसे मैंने संवाद कर लिया था। तो राजकुमार जी हरियाणा से है और आज सबसे पहले मैं आदरणीय हिमांशु जी से निवेदन करती हूँ, आपका स्वागत है और तब तक मैं हमारे राजकुमार जी जुड़ गए हैं, उनका परिचय के साथ उनको सादर आमंत्रित करें। जी राम राम, नमस्कार। सभी को नमस्कार। जी नमस्कार, राम राम। राजकुमार हम राजकुमार जुड़ गए हैं। हाँ हाँ जी, जुड़ गए राजकुमार जी। जी 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 हिमांशु भैया जी जुड़ गए। राजकुमार हमारी पहली आपकी आवाज कट रही है, थोड़ी आवाज कट रही है। जी आवाज आ रही है? हाँ नहीं, आपने जो परिचय दिया उसमें आवाज थोड़ी कट रही थी नेटवर्क की वजह से, तो थोड़ा सा अच्छा, एक अब बार। आ रही? हाँ अब आ रही है, अब फिर से एक बार बोलिए। चलिए आदरणीय हिमांशु जी का थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। मैं आदरणीय राजकुमार आर्य राजकुमार जी आर्य इनको सादर आमंत्रित करती हूँ आज के इस आई आवाज? हाँ अब आ रही है, आ रही है। आ रही जी। जिसे हम लोगों का परिचय प्राकृतिक कृषि से ही हुआ था। मानव मंदिर कानपुर में, जो अब करौली सरकार के नाम से जाना जाता है, हम लोगों का वहाँ एक शिविर हुआ था पालेकर जी का। तो भाई हमारा परिचय हुआ था और उस सेवा रहे थे, 3 साल रहे थे सेवाग्राम वर्धा में। तो वहाँ हम लोगों ने काफ़ी चर्चाएं की थी और बहुत ही डेडिकेटेड आदमी है प्राकृतिक कृषि के लिए और अपने अनुभव आपके कई प्रयोग भी किए इन्होंने, वो स्वयं भी बताएंगे आपको। अब मैं चाहूँगा कि राजकुमार जी इसको शुरू करें। जी राजकुमार जी नमस्कार। आवाज़ नहीं आ रही? म्यूट है, वो म्यूट है, अभी अनम्यूट करना पड़ेगा उन्हें। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ वो स्वयं म्यूट है, वो शायद बोल रहे होंगे तो भी नहीं। हाँ जी, अब अनम्यूट हो गए। हाँ हिमांशु जी नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं जी। आज का दिन आप ही का है। आप बताएं क्या क्या आपने किया है, कैसे करते हैं। पहले तो मैं भाई हिमांशु जी का और बहन रंजना जी का आभार प्रकट करता हूँ और जिस परिवार से रंजना बहन जुड़ी है, कहीं मूल मेरे वो उसी स्थान से ही इस क्षेत्र में मुझे आने का मौका दिया। मेरे प्रेरणा स्रोत भाई राजू दीक्षित जी रहे हैं और स्वामी रामदेव जी, दो व्यक्तित्वों के कारण आज जो भी हूँ, तो इनकी प्रेरणा मुझे सदैव इस पथ पर आगे बढ़ा रही है। और जो श्रद्धेय गुरुदेव सुभाष पालेकर जी का मैं अनुगामी हूँ, उसके द्वारा दिए गए ज्ञान से मैं अपना कार्य करता हूँ और पिछले 18 वर्ष से मैं सुभाष पालेकर कृषि को कर रहा हूँ। और आपको मैं बता देता हूँ कि मैं 13 वर्ष में निर्सैनिक खेती भी की, उसका भी मैं बेस्ट किसान था, अवार्डी किसान था। लेकिन उत्पादन भले ही मेरा बहुत ऊंचाइयों वाला था, रिकॉर्ड उत्पादन था, लेकिन मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता हर वर्ष कम होती जा रही थी और
जो खेती की लागतें थी वो हर वर्ष बढ़ रही। और तीसरा जो कारण है, मेरे परिवार में मेरे बड़े भाई को कैंसर हो गया था, जिसके कारण मैंने ये फील्ड चेंज किया। क्योंकि जब परिवार में एक ऐसी पीड़ा आती है तो वो बहुत दुख भरी घटना थी। लेकिन साथियों, वो तो एक अलग विषय है। लेकिन आज मैं जिस विषय के लिए आमंत्रित किया गया हूँ, मैं ज़्यादा समय उन बातों पर ध्यान न देते हुए, क्यों आज नेचुरल फार्मिंग की आवश्यकता है। साथियों, अब की बार आप देखेंगे 51 सेंटीग्रेड तक तापमान गया। ग्लोबल वार्मिंग इतनी तीव्रता से बढ़ रही है कि मानव का जीवन ही खतरे में पड़ गया है। अब जहाँ देखिए, कहीं एक दिन में इतनी वर्षा पड़ जाती है कि वहाँ बाढ़ आ जाती है, और कुछ क्षेत्र में ऐसे हो जाता है कि वहाँ सूखा पड़ा हुआ है। तो साथियों, आप चिंता कीजिए कि यदि ये इसी तरह हम रासायनिक खेती पर लगे रहे, इसका मूल कारण रासायनिक खेती ही है। क्योंकि हमने इतना जहर मिट्टी को दे दिया है, मिट्टी में उत्पादन देने की क्षमता हर वर्ष कम हो रही है। और जो वो मीथेन, ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्रीन हरित गैसें हैं जो वो रिलीज करती है, उससे हमारा वायुमंडल प्रभावित हो रहा है। यदि हम वैज्ञानिकों को मान लें, जिस रफ्तार से हम रासायनिक खेती कर रहे हैं, ये 25 वर्ष तक हम कर सकते हैं। इन 25 वर्षों में भी ऐसे भौगोलिक परिवर्तन आएंगे कि मानव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। अब हम योग की दृष्टि से देखते हैं, उसमें तो पहला अंग ही आहार रखा गया है। जब तक आपका आहार ठीक नहीं होगा तो आप ना योग में ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं, ना अपना उत्तम स्वास्थ्य रख सकते हैं। क्योंकि जो शरीर आपने भगवान ने दिया है वो तभी स्वस्थ रह सकता है जब आपका मन स्वस्थ हो, और मन तभी स्वस्थ रह सकता है जब हम जहर मुक्त उत्पाद तैयार करें, उनका प्रचार करें, उनको उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं। क्योंकि जो उपभोक्ता होते हैं उनको हम उपभोक्ता ना कहकर अपना परिवार का सदस्य ही मानते हैं। और ये घटना लगभग 2005 में हमने आरंभ कर दी थी। हिमांशु जी जो आज चर्चा कर रहे हैं, इनके पिताश्री के साथ मैंने अमरावती में ये ट्रेनिंग ली थी। तो ये दोनों भाई भी हमारे एक तरह के उत्साहवर्धक प्रेरणाएं देते रहते हैं। हिमांशु जी अपने काम को बड़े गहराई से, एक जुनून के साथ करते हैं। हमें भी बार बार कभी हम निराश हो जाते हैं तो ये हमें प्रेरणा देते हैं। तो साथियों, अब आते हैं कि हम इस खेती में कैसे अचीवमेंट की। अब पहले हमने धान, गेहूँ और गन्ने से खेती आरंभ की थी। लेकिन मैं अपने साथियों को बता देता हूँ कि इससे ये कृषि संभव नहीं है। आपने अपने कृषि में सब्जियों को भी स्थान देना पड़ेगा, दलहन को भी स्थान देना पड़ेगा। आप जितनी विविधता इस कृषि में लाएंगे, उतना ही सुभाष पालेकर कृषि को करना आसान भी होगा। लेकिन इसमें एक दुविधा थी कि पालेकर जी भी कहते थे कि हम एक दल के साथ द्विदल साथ में लगाएं। लेकिन उत्तर भारत में इस प्रकार की एक समस्या आ गई थी, क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से किसान गन्ना, गेहूँ, धान की खेती करते हैं, और उससे हमारा मिट्टी का जैविक कार्बन बहुत नीचे चला गया। हम पालेकर सब के क्षेत्र में हम देखते हैं 1 एकड़ में 10-10 फसलें खड़ी हैं, और एक साथ खड़ी हैं, क्योंकि वहाँ की मिट्टी का ह्यूमस बहुत अच्छा है। वहाँ हरित क्रांति का इतना दुष्प्रभाव नहीं है। लेकिन हरियाणा और पंजाब और कुछ हमसे, हमारे इस क्षेत्र से मिलता हुआ उत्तर प्रदेश का भी क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आता है, तो यहाँ हरित क्रांति का ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। यहाँ जो हम देखते हैं, हमारी मिट्टी का जैविक कार्बन 0.1 भी आ चुका है, जबकि ये एक ऐसा स्तर माना जाता है कि यहाँ मिट्टी बांझ मान ली जाती है। क्योंकि इसमें ऐसी कुछ रिपोर्टें हमारे पास आई
जहाँ रासायनिक खेती से खेती होनी भी बंद हो चुकी थी। इस प्रकार के 3-4 एकड़ मैंने अपनी आंखों से ही देखे कि जिसमें हम प्लांट लगाते हैं और प्लांट सूख जाते हैं। लेकिन उस क्षेत्र में भी हमने सुभाष पालेकर कृषि को एक ऐसे आयाम तक लेकर गए जहां आज वो बम्पर उत्पादन देते हैं। तो उसके पीछे हमारा चिंतन एक ही था, और यहाँ की जो हमारे मजदूरों की भी एक धारणा है कि वो मल्टी क्रॉप को एक साथ करने में थोड़ी झिझक करते हैं। वो मॉडल उत्तम है ये मैं कहता हूँ, लेकिन यहाँ के जो किसान हैं, यदि बिग फार्मर को हम वो मॉडल देंगे तो उसके लिए ठीक नहीं है। यदि हम स्मॉल फार्मर को बिग किसान वाला मॉडल देंगे वो भी ठीक नहीं। हमने इसमें 3 मॉडल डिजाइन किए, स्मॉल फार्मर का और हमारे मार्जिनल फार्मर का और बिग फार्मर का। अब उसको तो हम यही कहेंगे, एक दल के साथ द्विदल वो एक साथ ना लें। यदि जिस एकड़ में उसने आरंभ की करनी है कृषि, तो उसमें पहले एक वर्ष द्विदल ले लें, अगली क्रॉप उसमें एक दल की ले। क्योंकि हम बात एक ही है कि एक मिट्टी को उपजाऊ करती है, एक मिट्टी से उत्पादन देती है। जितने भी तलवार नुमा पौधे होते हैं वो पौधे मिट्टी से खुराक खींचते हैं, और जो चौड़े पत्ते वाले होते हैं जिसमें दलहन मुख्य रूप से आती है, वो हमारे द्विदल के प्लांट होते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। क्योंकि मिट्टी को उपजाऊ करने का एक ही तरीका है। बहुत से किसान अपनी फसल अवशेष को मिट्टी में मिलाते तो हैं, लेकिन वहाँ पर कार्बन CN रेशो ठीक नहीं कर पाते, जिसके कारण हुमस का निर्माण नहीं होता है। क्योंकि हुमस का निर्माण करने के लिए हमें 10:1 जैविक कार्बन और नाइट्रोजन का जैविक नाइट्रोजन चाहिए। वो तभी आएगी जब हम दलहन की फसल उसमें लेंगे। यदि हम एक ही तरह की फसलें लेते रहें तो आप 10 वर्ष तक भी नेचुरल फार्मिंग करते हैं, आप एक कामयाब किसान नहीं हो सकते। कामयाबी के पीछे, जो मेरी कामयाबी के पीछे श्रेय है, उसमें हमारा जो फसल चक्र है उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान। दूसरी बात कि हम उसको कोई भी प्लांट लगाते हैं और रेज बेड पे लगाते हैं, नीचे हम कोई क्रॉप नहीं करते हैं। यदि हम इसी बात को स्वीकार कर लेते हैं तो मैंने पाया कि 30% से लेकर 48% तक हमारा उत्पादन केवल इसी बात से बढ़ जाता है कि हमारी जो फसल है वो बेड पर जाए और उसकी दिशा उत्तर से दक्षिण रखें। क्योंकि इस दिशा पर 20% उत्पादन केवल दिशा चेंज करने से बढ़ जाता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण स्थान मैं मानता हूँ वो पानी देने का है। क्योंकि यदि हम पानी खुला लगाते हैं तो उसमें मिट्टी में वापसा का निर्माण नहीं होता है, जिससे प्लांट और बैक्टीरिया को बड़ी क्षति होती है। प्लांट अपनी खुराक नहीं ले पाता और बैक्टीरिया ऑक्सीजन ना मिलने के कारण मर जाता है। क्योंकि जब हम बेड पर जाएंगे, रेज्ड बेड पर उठी हुई क्यारियों पर खेती करेंगे, तो निश्चित ही 20% आपका इसी बात से उत्पादन बढ़ जाएगा। यदि हम उसमें वापसा को सही निर्माण करते हैं, बेड के 50% एरिया तक ही पानी लगाएंगे तो वापसा का निर्माण होगा। वापसा मीन्स कैपिलरी फोर्स, यानी कि जो मिट्टी के पोषक तत्व हैं वो मुख्य रूप से 3 जो मुख्य पोषक तत्व हैं वो 6 इंच की लैंड में होते हैं। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जितनी गहराई में हम जाते जाएंगे वो बढ़ते क्रम में जाएंगे, लेकिन जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास हैं वो केवल 6 इंच की लैंड में ही रहते हैं, ज़्यादा विद्यमान पाए जाते हैं। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, यदि आपका फास्फोरस भी ठीक है, आपका नाइट्रोजन भी ठीक है, यदि उसमें जिंक की डेफिशिएंसी है तो आपका प्लांट नहीं चलेगा। ये हम रासायनिक खेती में भी देखते थे कि जब हम फास्फोरस ज़्यादा देते थे तो वहाँ जिंक की कमी आ जाती थी, जिससे उन दिनों में 1 एकड़ में 60 kg जिंक डालने लग चुका था। जबकि मेरा विश्वविद्यालय उस समय रिकमेंडेशन 10 kg की सिफारिश करता था पूरे वर्ष के लिए। साथियों, आप चिंता देखिए कि मैं 60 kg एक क्रॉप में डालता था। हाईएस्ट यील्ड आप भी जानते होंगे कि तभी मिल सकती है जब हम रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग करेंगे, तो हमारे कीटनाशक भी ज़्यादा डालेंगे, फिर फंगीसाइड भी ज़्यादा डालेंगे और किसान का दुष्चक्र में फंस जाता है
आखिर में उसको मिलता कुछ नहीं है। सिर्फ उत्पादन आंखों से देखने से भले ही उसको अधिक लगे, लेकिन सच तो यह है कि वो कर्ज में डूब जाता है, क्योंकि उसकी लागतें इतनी बढ़ जाती हैं। और जो उससे भी बड़ा वो नुकसान करता है वो मिट्टी का करता है, उन बैक्टीरियों का करता है। जब 1 ग्राम मिट्टी में अरबों खरबों बैक्टीरिया होते हैं, यदि हम उसमें एक खेत में 10 केजी भी यूरिया फेंक दें तो वो लगभग 90% तक मर जाती है। तो आप कल्पना कीजिए कि 1 ग्राम में कितने, मैंने कहा कि अरबों बैक्टीरिया होते हैं। यदि वो 1 एकड़ में 10 केजी यूरिया डाल रहा है तो कितने जीवों की हत्या करता है। वो पाप किसान को तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन उपभोक्ताओं का भी कहीं उस पर उत्तरदायित्व बैठता है। क्योंकि उसको इसलिए बैठता है, यदि वो प्राकृतिक उत्पादों की मांग नहीं करता, केवल मूल्य के आधार पर निर्णय कर लेता है कि मैं इस उत्पाद को नहीं खरीद पाऊंगा, या मैं इसको, इसकी बजाय मैं केमिकल उत्पाद को ही खरीदूंगा, तो एक किसान इसको कभी पैदा नहीं करेगा। ये सच कहता हूँ कि जितना महत्वपूर्ण स्थान एक किसान का है, उतना ही महत्वपूर्ण इस मिशन के लिए उपभोक्ता भाई बहनों का भी होता है। यदि ये जिस उत्पाद का समाज मांग करता है, निश्चित रूप में वह किसान उस तरह के उत्पाद तैयार करना शुरू कर देता है। यदि उपभोक्ता इस प्रकार की मांग नहीं करेंगे तो किसान 1 वर्ष या 2 वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएगा, उसके बाद वो उसकी कृषि को छोड़ देता है। और जब एक किसान छोड़ता है तो उस पूरे गांव में कम से कम 10 वर्ष तक किसी में आगे हिम्मत नहीं आती है कि मैं इस क्षेत्र में जाऊं। तो मैंने ये निर्णय जब लिया था तो बहुत विचार करके लिया था कि हम उत्पादन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसका उन समाज के लोगों तक पहुंचाएंगे भी जो इसकी डिमांड रखते हैं। साथियों, उस समय मैंने चंडीगढ़ का चयन किया था। चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली, ये तीनों शहर इकट्ठे पड़ते हैं। और आज मेरी ये स्थिति है, जो मैं उत्पाद पैदा सोइंग करता हूँ उसी समय मेरे वो सभी बिक जाते हैं। तो साथियों, ये एक दिन का तो पुरुषार्थ नहीं है, इसमें समय लगता है। लेकिन आज मैं जब चंडीगढ़ में जाता हूँ, वो इस निगाह से देखते हैं कि आर्य जी कब आएंगे और कब मेरे परिवार के पास ये उत्पाद आए। एक भीड़ रहती है, एक उनके अंदर जुनून रहता है, और मुझे वो अपने परिवार के सदस्य की तरह ही मानते हैं, उतना ही प्रेम करते हैं। और मैं भी अपने बच्चों की तरह ही उनसे प्यार करता हूँ, क्योंकि ये यदि एक साइड का प्यार ज़्यादा दिन नहीं चला करता है। हमें अपने उपभोक्ताओं को भी वो प्यार देना होगा, उनकी कोई कंप्लेंट्स हैं उनको भी हमें दूर करना होगा, क्योंकि उनको मैं भगवान तुल्य ही मानता हूँ। यदि वो संतुष्ट नहीं है तो मेरे क्षेत्र की, मेरे काम की मेहनत का कोई लाभ नहीं है। तो साथियों, आज मैं बता देता हूँ कि मैं वो किसान हूँ जो धान का रिकॉर्ड उत्पादक किसान है, और वो बिना जहर से, बिना खादों से, बिना माइक्रो न्यूट्रेंट्स के, मैं केवल सुभाष पालेकर कृषि, यानी जिसमें हम देसी गायें पर आधारित ये कृषि बोली जाती है, उसके गोबर और गौमूत्र से हम खाद तैयार करते हैं, और उसी को हम खेत में जब चलाते हैं, उसी से हमारा ऐसा उत्पादन आता है कि आज ये स्थिति है कि मुझे जीवामृत, घन जीवामृत देने की भी आवश्यकता नहीं रही है। या तो आज मैं फसल बोने जाता हूँ या खरपतवारों का निदान करता हूँ। और जीवामृत तो हम मुख्य क्रॉप में ज़्यादा करते हैं, जो ज़्यादा खुराक आती हैं, दलंग, तिलंग, ये मेज़, ये फसलें तो मेरी अब वैसी ही हो जाती हैं, उसमें हमें ये कल्चर भी प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं रही है, क्योंकि जो मेरी मिट्टी का कार्बन है वो दो से भी ऊपर चला गया है। 2.23 पिछली रिपोर्ट में आया था, और इस कार्बन को हम 16वीं शताब्दी का कार्बन मान सकते हैं कि मैंने अपनी मिट्टी को वहाँ पहुँचा दिया है जो 16वीं शताब्दी में हमारी मिट्टी हुआ करती थी। ये कुछ कहने में बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन इसके पीछे तपस्या काम करती है, एक जुनून काम करता है। और साथियों, फिर मैंने इस मॉडल में थोड़ी परिवर्तन की
कि हम इस मॉडल को इस तरह से डिज़ाइन करें कि हमारा स्मॉल फार्मर अधिक आय लेना चाहता है तो हम उसको वो पालेकर जी का मॉडल ही सिखाते हैं कि जिसमें मुख्य फसल यदि एक दल है तो अन्य क्रॉप उसमें सहयोगी फसलें हम द्विदलन की लेते हैं। लेकिन यही काम यदि मैं बिग फार्मर को देता हूँ तो वो सहजता से इसको कर भी नहीं पाता। उसका डिज़ाइन में इस तरह मैंने इसको चेंज कर दिया है कि आप पहले यदि आपकी पिछली फसल एक दल की है तो अगली फसल द्विदल, जिसमें हम चौड़ी पत्ती वाले दलहन की फसलें मुख्य रूप से लेते हैं। और मैंने जो संघर्ष किया है, सभी फसलें मैंने अच्छे उत्पादन के साथ ली है। अभी हम थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं गेहूं के अंदर और आलू के अंदर, जो हम रासायनिक से थोड़ा पीछे हैं, और फसलों में हम रासायनिक से आगे निकल चुके हैं, चाहे वो राइस हो, चाहे वो जितनी भी सब्जियां की खेती होती है। और मेरे यहाँ लगभग 20 से 25 तरह की वैरायटी की सब्जी की फसलें हर समय रहती हैं। तो मैंने जो संघर्ष किया था वो मुख्य रूप से 3 सब्जी की फसलें के लिए मुझे 7 वर्ष संघर्ष करना पड़ा। उसमें मुख्य रूप से तरबूज था, खरबूजा था और टिंडा था। लेकिन आज मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैंने इसमें 7 वर्षों के बाद सफलता ज़रूर मिली थी, लेकिन वो सफलता आज भी मुझे प्रेरणा देती है कि हमें यदि अपने हौसले बुलंद हैं तो मंजिल मिल ही जाती है। तो आज उनका मैं ऐसा उत्पादक किसान हूँ जो रासायनिक खेती की जो फसल चलती है उसका जो ड्यूरेशन होता है, उसका जो फसल का समय होता है, उससे हम जब स्टार्टिंग होती है 15 दिन लेट चलती है हमारी और 1-1.5 महीना फालतू चलती है, यानी उसका ड्यूरेशन बढ़ चुका है। जब शुरू में हम आए तो हमें पता लगा कि इसको केवल सीजनल क्रॉप ही ली जा सकती है, लेकिन नहीं साथियों, हमने उसमें भी सफलता प्राप्त की कि हम सब्जियों को एडवांस में करना सीख गए। जो उपभोक्ताओं को एक मुख्य रहती थी कि जब हम गर्मियों की सब्जियां पैदा करते थे तो सर्दियों वाले की डिमांड कर लेते थे, जब हम सर्दियों की फसल लेके जाते थे तो वो गर्मियों की फसलों को मांग करने लग जाते थे। आज हम उसमें भी सफल हुए हैं। हम, आप मानेंगे नहीं, फूल गोभी हमारी अब से प्लांटेशन अब आरंभ करने जा रहे हैं, क्योंकि गैर मौसमी बोली जाती है, लेकिन हमारे यहाँ इसका भी बड़ा बम्पर उत्पादन हम ले रहे हैं। लेकिन इसके पीछे हमारा जो क्रॉप चक्र है, फसल चक्र है, उसका एक महत्वपूर्ण रोल है। बहुत किसान मेरी कॉपी तो कर लेते हैं लेकिन उसको गहराई से समझ नहीं पाते। जो भी किसान इस मिशन के साथ जुड़े तो वो इन सिद्धांतों को, जो एसपी के सिद्धांत हैं, उनको गहराई से चिंतन करें, अपनी जलवायु के हिसाब से उनको एडजस्ट करें, और जो आपके अनुभवी किसान हैं उनके मॉडल देख कर आएँ। जब तक आप मॉडल देखेंगे नहीं, आप किताबी ज्ञान से इस कृषि को नहीं कर सकते, क्योंकि हर क्षेत्र में 20-30 किलोमीटर पर जाकर मिट्टी की संरचना बदल जाती है, जलवायु बदल जाती है, तापमान बदल जाता है, मिट्टी का स्वरूप बदल जाता है। तो इसलिए हमें अमेंडमेंट तो करने पड़ेंगे, लेकिन सिद्धांतों के साथ कोई छेड़छाड़ी हम नहीं कर सकते यदि सिद्धांत को आप फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें एक ही तो बात है कि एक ऐसी फसल दी जाए जो मिट्टी को देती है, एक फसल ऐसी है जो मिट्टी को से लेती है, तब बैलेंस रहेगा। यदि आप बार बार एक ही टाइप की, यानी आप कार्बन 1 ग्रुप की फसल लगाएंगे, कार्बन 3 की, तो आप लंबे समय तक कैसे मिट्टी से ले सकते हैं? फिर आपको रासायनिक खादों पर डिपेंड होना पड़ता है। अब अगर आप मिट्टी को जितना आप उससे लेते हैं उससे ज़्यादा उसको वापस करते हैं तो आपकी मिट्टी बलवान बनेगी। और यदि मिट्टी से लेने वाली फसलें लगाएंगे तो निसंदेह आप कभी भी शुद्ध रूप से प्राकृतिक कृषि, सुभाष पालेकर कृषि नहीं कर पाएंगे। क्योंकि फिर मैंने बहुत से किसानों को देखा है, वो आरंभ कर लेते हैं, जब थोड़ी सी समस्या आती है, कोई कीट आ जाता है, तो वो रासायनिक पर चले जाते हैं। क्योंकि
उन्होंने इन सिद्धांतों को समझा ही नहीं। यदि आप इसको समझ कर नहीं करेंगे, अज्ञानता से करेंगे, तो निस्संदेह आपको नुकसान होगा। लेकिन यदि आप इसके पूरे प्रिंसिपल को पढ़कर करेंगे, उन सिद्धांतों को किसान पे आके खेत में देखेंगे भी, तब आप एक सफल किसान होंगे। और जब भी कोई दिक्कत आपको लगती है कि हमें इस खेत को करते हुए ये समस्या आ रही है, तो उस क्रॉप को करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी आप अपने अनुभवी किसानों से ले सकते हैं। जैसे भाई हिमांशु जी हैं, बड़े अनुभवी किसान हैं, गन्ने पर इनका बड़ा विशेष प्रभाव है और गन्ने से एक बहुत तरह के गुड़ बनाते हैं। एक बार तो मैं इनको गुड़ को देखकर मैं चकरा गया था कि गुड़ है या बर्फी है। तो हिमांशु भाई को भी बहुत बहुत बधाई, और बहन रंजना जी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आने का आज मौका दिया। और मैं मानता हूँ कि यदि आप प्रसन्न है तो मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि इसमें जो बड़ी समस्या आती है इस कृषि में, वो आती है खरपतवार प्रबंधन पर, जहाँ किसान की लागत बढ़ती है और यदि उसको बाजार ना मिले तो इस कृषि को छोड़ देता है। तो हमने इसमें क्या किया कि अपनी प्लांटेशन बेड पर तो की, और पालेकर साहब ने एक प्रिंसिपल दिया था कि आप हैवी वेट के ट्रैक्टर इस कृषि में नहीं उपयोग करें। तो उसके लिए हमने फिर पावर वीडर को मंगाया और उसके अकॉर्डिंग अपनी फसल की प्लांटेशन की। बहुत किसान आते हैं मेरे पास कि यार ये जी आप खरपतवारों को कैसे कंट्रोल करते हैं बिना केमिकल से। ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ऐसा पाया गया है यदि खरपतवारों का प्रबंधन हम सही से नहीं करेंगे तो आपकी जो फसल जितनी की बिकती है उतनी लागत भी आ सकती है, क्योंकि यदि आपने समय से उनका प्रबंधन नहीं किया। फिर आप ये कृषि करें तो आप निश्चित नुकसान में जा सकते हैं, क्योंकि खरपतवारों को केमिकल से मारना बहुत सस्ता है, लेकिन जब हम मैनुअल लेबर से काम करते हैं तो ये बहुत कठिन काम है, और ये लेबर आने वाले समय में आपको मिलने वाली भी नहीं, क्योंकि कृषि के कार्य को न मजदूर करना चाहता है न किसान करना चाहता है, फिर करेगा वो। तो हमें इसके ऊपर कुछ यांत्रिक, क्योंकि मैकेनिज्म हमें कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा, जिसमें हमें कुछ टूल ऐसे तैयार करने पड़े जो प्लांट के 1 इंच इधर से 1 इंच उधर से इतना ही एरिया लेबर काम करती है। यदि हमने अपने इस मॉडल में 80% तक, 60% से लेकर 80% तक लेबर भी कम की है, कि जिससे आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए, और यदि कुछ हमें ऐसे इंजीनियर मिल जाएं जो हम हमारे फसल अवशेष की कोई ऐसी सीट निर्माण कर दें तो हम इसको और भी कम कर सकते हैं। जिसको किसान सबसे कठिन मानता है कि हर्बिसाइड तो प्रयोग करना ही पड़ेगा, इसके बिना संभव नहीं है, लेकिन हमने उसके बिना भी इसको संभव किया है, अपनी लागतों को कम किया है। फिर आता है कि हम जीवामृत जब देते हैं, पहले हम हर एकड़ पर जाके जीवामृत देते थे, फिर हमने उसको भी कम किया कि इस लागत को भी कम किया जाए, क्योंकि उसमें परेशानी भी ज़्यादा थी, मेहनत भी थी। हम अपने यूनिट के पास जहाँ हमारा ट्यूबवेल है वहीं बेंचरी लगाकर हमने उसको उस सिस्टम को भी आधुनिक किया है, जिससे किसान की और लागत कम हो और उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिले। क्योंकि हम ऐसी प्राकृतिक कृषि नहीं कर सकते जिसमें हम 7 से 8 गुना प्राइस ले सकते हैं, क्योंकि वो उपभोक्ताओं को भी कहीं ना कहीं दुख पहुंचता है, कष्ट पहुंचता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि किसान की लागत भी कम हो, उपभोक्ताओं को उत्पाद सस्ते भी मिले, और ये सस्ते तभी हो सकते हैं जब उपभोक्ताओं की एक विशेष मांग बढ़े, क्योंकि उपभोक्ता यदि उसके किसान के पास नहीं होंगे तो वो इस कृषि को लंबे समय तक नहीं कर सकता। हमने उन तकनीकों का भी विकास किया है, अपने उत्पादों को गुणवत्ता प्रदान की है, कि मेरी गुणवत्ता इतनी अच्छी रहे कि उपभोक्ताओं को ये मौका कहने का ना मिले कि यार ये जी आपके यहाँ से ये उत्पाद आया वो खराब निकला, वो सड़ चुका था, वो गल चुका था। ऐसी कोई भी बात नहीं आनी चाहिए,
और यदि किसी कारणवश आ भी जाती है तो उसको हम अपने उत्पाद की वापसी भी करते हैं, कोई पैसे उससे नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार के विचार एक परिवार की तरह मिलकर हमने इस मिशन को शक्ति देनी है, तभी हम इन ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। अब वातावरण के दुष्प्रभाव को मैं चर्चा करूं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण अब ये हो चुका है, उस विषय पर सभी लोग जानते भी हैं कि यदि हम इन रसायनों का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो बैक्टीरिया को क्षति होती है। ऐसे पंछों की प्रजातियां हमने लुप्त कर दी हैं जो हमारे वातावरण को पवित्र करते थे। और ये मैं मानता हूँ, यदि ये सूक्ष्म जीव नहीं बचेंगे तो हमारा जीना इस धरती पर असंभव है, क्योंकि ये जब तक इनकी संख्या हम नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम रासायनिक खादों से दूर नहीं जा सकते। ये वो हड़िये हैं जो हमारे लिए दिन रात काम करते हैं। इसमें महत्वपूर्ण देसी केंचुआ है। इसको मैंने पाया है कि इस कृषि में इसके 100 लाभ कम से कम मिट्टी को। ये अपनी विष्ठा से 7 गुना नाइट्रोजन अधिक देता है, 11 गुना फास्फोरस अधिक देता है और 9 गुना पोटास अधिक देता है, और माइक्रो न्यूट्रेंट्स तो गजब के देता है। हुमस की निर्मित, और जब मर जाता है तो अपने शरीर का जो कार्बन है वो मिट्टी को समर्पित करता है और बाद में उसका हुमस का निर्माण होता है जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को मजबूत करता है। आप देखिए, यदि आप, जब मैं चंडीगढ़ के कुछ ऑर्गेनिक फार्मर के फार्म विजिट को देखने जाता था तो वहाँ जैविक खेती के जो प्लांट में देखता था वो उन पे 10%, 15%, अधिक से अधिक 20-25% उत्पाद निकलता था। जब पौधा ही स्वस्थ नहीं है तो उसको जहर मुक्त क्या कह सकते हैं? जहर मुक्त का तभी लाभ है जब उस पौधे का उतना शरीर बने जितना रासायनिक खेती के किसान का है, तभी हम उनका संघर्ष कर सकते हैं, उनसे मुकाबला दे सकते हैं। और मुकाबला ही नहीं, क्योंकि उत्तम पौधे पर, स्वस्थ उत्पाद आता है। स्वस्थ उत्पाद ही उपभोक्ताओं को स्वस्थ स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यदि आपका उत्पादन 25% निकले तो वो भी छोटा साइज बने, ना आकार बने, क्योंकि एक स्वस्थ पौधे पर ही स्वस्थ उत्पाद आता है, ये निश्चित है। ये एक साइंस है। जब पौधा बलवान ही नहीं बना तो उस जैविक खेती का भी आप क्या करोगे? मैं तो उसको कभी नहीं मानता कि आप उस रास्ते पर चलें। उसका उत्पाद तो मुझे नहीं लगता कि खाना भी चाहिए, क्योंकि कुपोषित भोजन व्यक्ति को कुपोषित ही करेगा, उसे पोषण मिलने वाला नहीं है। और जब हम अपना उत्पाद देते हैं तो उपभोक्ता उसको पहली पसंद इसलिए ही करता है क्योंकि उसका रूप, उसकी गुणवत्ता बाजार में आपको कहीं से नहीं मिलेगी, वो केवल आप ही उसको दे सकते हैं। क्योंकि जो प्राकृतिक किसान है वो नेचर के साथ जुड़ता है। हर पंछी, हर पक्षी का वो कभी हिंसा कर ही नहीं सकता। अहिंसक खेती होगी जिसमें कत्ल होता है। सुबह से जब हम रासायनिक खेती करते थे, लोग चाय पीते थे, हम स्प्रे की टंकी लेकर खेत में होते थे और एक स्प्रे से अरबों खरबों कीटों की हत्या करके आते थे। तो उस पाप से भी हमें मुक्ति मिली। और इसकी प्रेरणा भाई राजीव दीक्षित ने, जब वो कुरुक्षेत्र में आए थे 2005 में, तब उन्होंने मुझसे एक प्रेरणा ली थी, क्योंकि मैं उस समय किसान सेल का प्रेसिडेंट भी था और वाइस प्रेसिडेंट पतंजलि योग समिति का था। तो मेरे पास 2 पद थे और उसके बाद मैं उस क्षेत्र में ना जाऊं ये नहीं था। और उस पुण्य आत्मा को हम आज भी याद करते हैं, क्योंकि मुझे उनके पास बैठने का, उनसे समझने का मौका मिला। हूबहू हमारी कई बार उनके साथ मीटिंग हुई और वो मेरे गुरु भी और मेरे दोस्त भी थे। तो उस आत्मा को तो मैं कभी तय ज़िंदगी नहीं भूल पाऊँगा, क्योंकि जब भी मैं इस क्षेत्र में, हमें कई बार पीड़ाएँ भी आती थी, नुकसान भी होता था, लेकिन उनकी वो बात मेरी याद आ जाती है कि यार ये जी, मैं जीवित रहूँ ना रहूँ, लेकिन जहाँ तक मैं काम करके जाऊँगा वहाँ तक दुनिया मुझे याद करेंगी। तो वो प्रेरणा मुझे आज भी मिलती है कि मैं भी इस कृषि के क्षेत्र में लगा हूँ, मैं कितनी सफलताओं तक इसको ले जा सकता हूँ।
यदि कहीं मेरा रास्ते में मुझे जाना भी पड़ जाए तो जहाँ तक मैं काम करके जाऊँगा उसके लिए तो लोग मुझे याद रखेंगे ही। और प्रभु ऐसी आत्माओं से प्रेरणा दे ही देता है कि जब व्यक्ति की एक मंजिल पर निकलता है तो रास्ते में हम सफ़र भी मिलते हैं। और यदि व्यक्ति जुनून से काम करता है तो निसंदेह वो उस स्थान पर चला जाता है जहाँ उसका लक्ष्य होता है। और आज मैं मानता हूँ कि मेरा उत्पादन, अब पिछली बार मैंने काला चना का उत्पादन जो दिया था वो 14 क्विंटल तक लिया है। पूसा बासमती मैंने 28 क्विंटल तक निकाली है। 11-21 वैरायटी जो बहुत अच्छी मानी जाती हैं उसको भी मैं इस कृषि में 24 क्विंटल ले चुका हूँ। और प्योर देसी बासमती जिसको हम भूल चुके थे उसको भी हमने, उन बीजों को भी पैदा किया है, उनका भी हम 14 क्विंटल तक उत्पादन, एक रिकॉर्ड उत्पादन, क्योंकि रासायनिक खेती में भी ऐसा उत्पादन नहीं किसान को मिलता है। तो फिर मैंने बीज पर काम किया। उसका बीज लेने के लिए मैं हिमाचल प्रदेश गया और वहाँ मुझे पता लगा कि इस वैरायटी से 9 से 10 क्विंटल ही मक्की निकलती है। तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं इस बीज को अपने फार्म पर लगाऊं, लेकिन मैंने मक्का को इसलिए लेने का पसंद किया क्योंकि इसकी जड़ों में माइकोराजा एक ऐसा जीवाणु पैदा होता है जो सामान्य रूप से हमारे जीवामृत में भी नहीं होता है। तो मैंने मेज को इसलिए पैदा करना चाहा कि मुझे गन्ने का अधिक उत्पादन लेना था। तो फिर मैं वहाँ से लेकर आया। आज मैं अब बता देता हूँ, जिस मक्के को वो किसान 9 से 10 क्विंटल रासायनिक खेती में लेते हैं, आज मैं उसको 26 से 27 क्विंटल तक ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसमें सीड सिलेक्शन की। हर वर्ष मैं उसके अच्छे अच्छे सीड रखता हूँ और आगे दोबारा उन अच्छे सीडों को लगाता हूँ। और आज मेरी मिट्टी भी बलवान हो चुकी है, तो आज बिना कुछ दिए अब की बार भी वो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले रिकॉर्ड तोड़ेगी। तो ये बहुत, यानी हम रासायनिक खेती से उसको डबल ले चुके हैं, ट्रिपल 27 क्विंटल, यानी 9 से क्विंटल से हम 27 क्विंटल पर चले गए हैं। तो यानी तिगुना उत्पादन लेना, ये कहने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे एक पूरा, क्योंकि उत्पादन वही किसान अच्छा ले सकता है जो अपना हर कार्य समय पर करता है, कि उसकी जुताई ठीक हो, उसकी जब वो बेड निकाले तो उसके बेड की दिशा ठीक हो। तीसरी बात, उस पर जो मल्चिंग मटेरियल उसने देना है वो प्रॉपर वे से हो, ना वो अधिक हो ना वो कम हो। तीसरा जो कार्य करते हैं उस पर यदि कीट आ जाए तो कीट प्रबंधन समय से करें। अगर पोषण की आवश्यकता प्लांट को दिख रही है तो आप कल्चर दीजिए, जीवामृत दीजिए, और बाहर से बाजार से खरीदने के बजाय अपनी देसी गौ माता को अपने फार्म पर स्थान दीजिए, क्योंकि देसी गौ माता वो जीव है जो एक माँ से हम जन्म मिलता है। यदि दूसरी माँ, यानी उससे भी बड़ी माँ की बात मैं करता हूँ, तो उसका स्थान गौ माता ही हो सकती है। तो उस गौ माता का स्थान प्रेम जब हमने देना शुरू किया तो ये चमत्कार उसी का ही मेहनत का फल है। नाम मेरा हो जाता है, लेकिन इसमें सहयोग नेचर करती है, ये गौ माता करती है, ये देसी केंचुए करते हैं, ये सूक्ष्म जीवाणु करते हैं, लेकिन नाम मेरा कर देते हैं। लेकिन इन सब का पुरुषार्थ मिलकर एक अच्छा उत्पादन मुझे देता है। और मैं सभी किसानों से या अपने जो इस परिवार से जुड़े लोगों से भी आग्रह करूंगा, यदि आप किसान हैं तो निश्चित आप ये संशय निकाल दीजिए कि इसमें उत्पादन कम आएगा, इसका ये खेती 100% प्योर नहीं हो सकती। मैंने 3 वर्ष इसी प्रकार के प्रयोग किए कि हम तभी इस क्षेत्र में जाएंगे यदि 100% इस तरीके से हम नेचुरल सिद्धांतों से इस खेती को कर सकते हैं। कि ये डिमांड फिर भी रासायनिक उर्वरकों की रखती है तो हम इस कार्य में नहीं जाएंगे। तो जब हमने 3 वर्ष के बाद एक कार्यक्रम रखा था लाडवा कुरुक्षेत्र में, तो उसमें पालेकर साहब भी आए थे और हमारे हैपड़ के चेयरमैन उसके चीफ गेस्ट थे, और महामहिम राज्यपाल आचार्य देवर जी उस कार्यक्रम में आए थे। जब वो मेरे फार्म पर आए थे
तो तब उन्होंने कहा कि आर्य जी, मेरे यहाँ 1400 बच्चे पढ़ते हैं और हम उनको जहर युक्त भोजन दे रहे हैं, क्या आप हमारी इस क्षेत्र में मदद कर सकते हो? वो 180 एकड़ का फार्म मेरे द्वारा ही डिज़ाइन किया गया था। 1 डेढ़ वर्ष मैंने उनको अपनी सेवाएं दी थी। आज वो भी देश के कोनों कोनों में एक नाम की चर्चा चलती है, क्योंकि एक प्रभु ने उनको शक्ति दी है, महामहिम राज्यपाल वो बने हैं, वो ज़्यादा लोगों तक उस बात को पहुंचा सकते हैं, इसलिए उन्होंने उस काम को बड़े अच्छे तरीके से किया भी है। लेकिन कुछ विषयों पर विवाद भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको एक ही बात तो कहूँगा कि सुभाष पालेकर कृषि को आगे बढ़ाने में उनके एक अहम योगदान तो है, लेकिन वो भी फिर कहीं ना कहीं राजनीति में स्वार्थ आ जाते हैं। तो पालेकर साहब और उनके बीच में कुछ विवाद भी हुआ है, उसकी चर्चा तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन दोनों ही महापुरुष अपने अपने क्षेत्र में महामानव है। उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे इस रास्ते पर चलकर कितनी कठिनाइयाँ आती हैं, तब जाके मंजिल मिलती है। और उस मंजिल का श्रेय यदि आप नेचर को देंगे, आप समाज को देंगे, तभी हम सही अर्थों में अहंकार से दूर रह सकते हैं। क्योंकि मैं आज भी अपने आप को इसका विद्यार्थी ही मानता हूँ, और जब तक जीऊँगा मैं इसमें विद्यार्थी रहूँगा, क्योंकि हम प्रकृति को 10% ही ज़्यादा से ज़्यादा समझ पा सकते हैं, जो वैज्ञानिक लोग हमें बताते हैं। और हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, लेकिन एक धीमी धीमी चाल से लगे हैं। ज़रूर जितना कोशिश हम कर सकते हैं इस पर लगे रहेंगे। अब मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसी कोई क्रॉप नहीं बची है जिसको मैं सुभाष पालेकर कृषि से नहीं कर सकता। हाँ, अभी इनमें कुछ और सुधारों की आवश्यकता है, क्योंकि समय स्थान बदल जाने से कुछ ना कुछ अमेंडमेंट समय समय पर होते रहते हैं, और उनको हमने किया भी है। चाहे वो खरपतवार प्रबंधन था, चाहे प्लांटेशन थी, चाहे वो फसल चक्कर था, चाहे वो कल्चर की भी बात आती है कि कहीं पर हमें जैसे कीट मैनेजमेंट करने में हमें समस्या आई थी। तरबूज में एक रेड बीटल नाम का कीट आता है, और वो एक पौधे को एक रात में ही खा जाता है, पौधा खत्म हो जाता था। मैंने उस पर अग्निस्त्र भी किया, ब्रह्मास्त्र भी किया, नीमास्त्र भी किया, लेकिन वो कीट कंट्रोल नहीं हुआ, इसलिए मुझे उसमें 7 वर्ष लगे। लेकिन फिर मैंने उस कीट की पूरी जीवनी पढ़नी पड़ी, कहाँ ये अंडे देता है, कब ये अपनी प्रजनन क्रिया करते हैं, कब ये अपने संख्या को इस दिशा में जो खतरनाक मोड़ में कब चले जाते हैं। तो उस सभी बातों को पढ़ने के बाद उस ज्ञान को इकट्ठा किया और सफलता प्राप्त की, और आज मैं ये कह सकता हूँ कि वही रेड बीटल मेरे प्लांट के प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। कभी मेरे प्लांट को ये ख़त्म करता था, आज ये मेरे प्लांट को प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, क्योंकि मैंने उसके साथ सहजीवन सीख लिया है कि हम इन सभी कीटों से अपनी मित्रता रखें, हम उनको दुश्मनी की साल से ना देखें। इसी प्रकार हमने खरपतवारों को प्रबंध, वहाँ भी उनको हमने इस दृष्टि से नहीं देखा है कि हम इसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि हम ख़त्म किसी चीज़ को नहीं कर सकते, उसका रूप बदल सकते हैं। और यदि हम उनको सहजीवन सीखते हैं, क्योंकि एक जो खरपतवार होता है वो इतना बड़ा पोषण का स्रोत है, यदि उसको हम ठीक ढंग से करना सीख जाए तो बाहर से किसी खाद को डालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो नाम बजाई करते हैं फिर भी वो सर्वाइव करते हैं। इसका मतलब उनमें सामान्य पौधों से अधिक शक्ति, तभी वो न बरसात में ख़त्म होते हैं न तूफान में ख़त्म होते हैं। और नेचर ने भी कहा है कि इस धरती पर वही जी सकता है जो मजबूत हो, जो कमज़ोर हो उसको नेचर ही ख़त्म स्वयं कर देती है। आप देखिए जब तूफान आते हैं तो फसलें बहुत जो कमज़ोर होती हैं वो गिर जाती हैं, जबकि हमारी सुभाष पालेकर कृषि की जो फसलें हैं न वो तूफान में गिरती हैं, ना वो ओलावृष्टि में ख़त्म होती है। हाँ, कोई
बहुत ज़्यादा पड़ जाए तो अलग बात है, लेकिन जहाँ रासायनिक खेती की थोड़ी हवा चलने में फसल गिर जाती है, हमारी फसल बहुत संघर्ष करती है, किसान को मरने नहीं देती है। क्योंकि किसान की ऐसी फसल खत्म हो जाए तो किसान एक फसल खराब होने से इसका अर्थ है कि वो 3 वर्ष तक कर्ज में डूब जाए, 3 वर्ष तक वो रिकवर नहीं कर सकता। ये कृषि का सिद्धांत है, इसलिए किसान का बेटा कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में मर जाता है और कर्ज ही अपने बच्चों को दे जाता है। तो वो भी एक बहुत पीड़ा हमें थी कि हम ऐसी कृषि को ना करें जो कर्ज देती हो, जो अपने उपभोक्ताओं को बीमार करती हो। अब मेरा एक साइंटिस्ट इसलिए मर गया क्योंकि उसने जहरीला भोजन खाया। तो हाँ, ये एक किसान के लिए भी पीड़ा का काम है। अब उस वैज्ञानिक को बनाने में देश की कितनी एनर्जी लगी, उस परिवार को कितना दुख हुआ होगा, और वो केवल इसलिए मर जाता है कि हम उसको हैवी मेटल वाला भोजन दे रहे हैं। तो इस पाप से भी किसान बच सकता है यदि हम सुभाष पालेकर कृषि को करते हैं। अब शायद समय इजाज़त आगे नहीं दे रहा है, जी लेकिन जी कोई जी जी, कोशिश। मैं आदरणीय जी 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 हिमांशु जी भैया जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मिनट हो गया। हाँ, जी, बस मैं दरअसल राजकुमार जी का धन्यवाद समय देना चाहूँगा। आपने बहुमूल्य समय निकाला और हमारे पतंजलि परिवार को मार्गदर्शन किया, और उम्मीद है आगे भी आप करते रहेंगे। यहाँ तो गोवा नजदीक है का? हाँ हाँ। जी, हेलो। जी धन्यवाद। जी आदरणीय धन्यवाद, हिमांशु भैया जी का भी एक बहुत-बहुत घंटा 15 धन्यवाद। मिनट का फ्लाइट है प्लेन। और रंजना जी, कल मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा अपने की जो हरियाणा जो राजस्थान से हैं, और हमारे गुरु भाई भी हैं, बड़े भाई भी हैं, मार्गदर्शक भी, और सुभाष पालेकर जी के सबसे वरिष्ठ साथियों में हैं। कोशिश मैं करूंगा कल जाखड़ जी को मैं जोड़ने की। जी, जी, बिल्कुल। मगर मैं सबसे पहले आप थोड़ा-सा रुक जाइए, और मैं आप क्योंकि पतंजलि के साथ ही जुड़े हुए हैं और हमारे आदरणीय पवन कुमार सर पतंजलि जैविक अनुसंधान केंद्र हरिद्वार से अभी हमारे कार्यक्रम में है उपस्थित, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ कि आपसे थोड़ा-सा वार्ता करने के लिए। जी जी, धन्यवाद रंजना जी। बहुत सुंदर आज की हमारी वार्ता। राजकुमार जी का अभिनंदन, हिमांशु जी का अभिनंदन कि आप दोनों हमारे इस मंच पर जुड़े हैं। और राजकुमार जी का इसलिए विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं क्योंकि आपके बहुत सारे विचार जो इस योगाहार परिवार में के सदस्यों के द्वारा अपनाई जाने वाली विधियां, उनके द्वारा चर्चा की जाने वाली बातें, उसमें बहुत सारी बातों को आपने भी जिक्र किया। और ये बातें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि इसको हम जितनी बार सुनेंगे उतना ही कुछ नई चीज भी इसमें से निकल के आ सकती है, ऐसा मेरा अनुभव रहा है। और इस कार्य को करने के लिए जो आपने अब इतना पुरुषार्थ किया है, इतना श्रम किया है, इतने लंबे समय तक हर एक चीज को सीखने और समझने का प्रयास किया है, मुझे आशा है कि आने वाले दिनों पर जब आप हमारे इस परिवार के साथ जुड़ जुड़ रहे हैं, आज जुड़ गए हैं, उसके लिए भी स्वागत है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि अलग-अलग जगह पर अलग-अलग किसान अपने-अपने तरीके से, अपने-अपने अनुभव से, अपनी-अपनी मिट्टी में, अपने-अपनी भाषा में उसका उपयोग करते हुए उसमें कुछ न कुछ नया सृजन कर रहे हैं। और अभी इसमें इस क्रम में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आज शाम से बल्कि पिछले शनिवार से ही जो किसान पाठशाला की शुरुआत की गई है, हो रही है, जो कि अपने किसान के द्वारा स्वयं बनाए जाने वाले उत्पादों के ऊपर चर्चा होनी है। उन उत्पादों में ट्राइकोडर्मासियाना जैसे उत्पाद भी हैं, लेकिन इसके साथ ही ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसको बनाने आवाज की नहीं आ विधि, रहा है। इसको करने के लिए उसको करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसका आज शाम से मैं रंजना जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो उसका जो बैनर है उसको भी आप शेयर कर लें अलग से राजकुमार जी के साथ। और इसके साथ ही कल सवेरे का जो सत्र मार्केटिंग के ऊपर रखा हुआ है उसका भी बैनर आप शेयर कर लें। तो कल तो हिमांशु जी ये
सत्र जो है पहले से ही बुक्ड है, क्योंकि जो उसमें हमारे साथी उसमें बोलने वाले हैं उनके लिए कल का ही समय इसमें है। तो आपके जो अन्य साथी हैं उनके लिए समय किसी दूसरे दिन के लिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा। तो आज की हमारी वार्ता के ऊपर आते हुए, बहुत सुंदर बातें जो आपने गौ माता के लिए कही हैं और जो प्रकृति के विभिन्न प्राणियों के लिए बात कही है, उस चीज से मैं भी बहुत व्यक्तिगत रूप से भी और वैसे भी इस योगाहार कार्यक्रम में हम बातचीत करते हैं। और आने वाले समय पर मैं उस विषय पर अपनी जो नई पुस्तिका है उसके बारे में भी बातचीत करूंगा। कविताएं हैं जो प्रकृति के ऊपर हैं, उसका भी मैं कुछ का पाठ हो गया है, कुछ का पाठ बाकी है। उसमें संकलन भी है जो हमारे अन्य साथियों ने भी प्रकृति के बारे में, किसानी के बारे में लिखा हुआ है। तो उन सबका संकलन का भी अब समय आ रहा है धीरे धीरे, तो उसका भी हम शेयर करेंगे, उसके लिए भी बातचीत करेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किसी न किसी को केंद्र बिंदु माने, अपने आप को छोड़ के किसी दूसरे प्राणी को अपनी धरती का केंद्र बिंदु माने। तो कल भी हमने इस विषय पर बातचीत की थी। तो ये चीजें मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सब कुछ मैं पर आधारित जब हो जाता है तो फिर दूसरे के प्रति हमारे जो भाव हैं वो बदल जाते हैं और उसके लिए हम उसका सम्मान नहीं कर पाते हैं जितना कि हमें करना चाहिए। तो आपके भी और हमारे विचार बहुत ज्यादा इसमें समानता है, और मुझे लगता है कि अगर हम मिलेंगे, हम सब योगाहार परिवार जैसा भी कुछ दिन पहले मिला था, और तो उससे हमें अभी पतंजलि में ही हमारी मुलाकात हुई सबकी, तो उसमें हमारे बहुत सारे अन्य भाव भी एक दूसरे को जानने के लिए मिलेंगे। तो इतना ही कह के, अभी नेटवर्क की भी शायद कुछ समस्या है, तो मैं अभी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मैं आज की योग शिक्षिका को भी और उसके बाद फॉलो अप करने वाले अशोक जी को भी, अन्य सभी को भी राजकुमार जी जुड़े हुए हैं अभी? धन्यवाद। राजकुमार जी, जुड़े हुए? हाँ जी बोलिए सर। राजकुमार जी, हमारे का जो सुन रहे थे अभी, उनकी प्रश्न, क्या हाइब्रिड मक्का में भी माइक्रोराइजा होता है? लेकिन जड़ों में तो सब में मिलेगा, लेकिन देसी में ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि हमारे यहाँ देसी समाप्त हो गई है। कारण ये रहा है कि पशु पक्षी और हमारे यहाँ सुअर और नीलगाय, इन सब ने देसी मक्का होने नहीं देते हैं, तो हमारा एरिया अच्छा, हाइब्रिड के रूप में ही बढ़ रहा है। तो मैं लोगों को नहीं समझाता था, कोई, मैंने इसमें माइक्रोराइजा होता है जी। हाँ बिल्कुल होता है। हाँ, तो यही यही मुझे धन्यवाद बताना था, सब, कंफर्म कर दूँ। हाँ सभी साथियों का जी बहुत बहुत आभार। नमस्ते। जी, आपका भी आभार, सभी को नमस्कार। जी धन्यवाद हाँ, आदरणीय हिमांशु भैया, आपका धन्यवाद। और सबसे पहले तो आदरणीय पवन कुमार सर का ही धन्यवाद, क्योंकि पवन कुमार सर ने ही आदरणीय हिमांशु जी का नंबर दिया था और उनके द्वारा आज हमारे बीच में राजकुमार जी आ गए हैं। तो ये एक चेन है, तो बहुत ही सुंदर, आपका भी धन्यवाद। और मगर हमारे सदन में आज समाधान उस जैसे होना चाहिए वैसे नहीं हुआ, क्योंकि सवाल हमारे किसानों के मन में और बहुत सारे हैं, और रोज से जुड़े हमारे सभी महानुभाव भाई बहन जुड़े हैं, उन बहुत ही जिज्ञासा है आपसे सवाल करने की और प्रश्न पूछने की। मगर समय की एक सीमा है, हमारे 8 बजे तक ही हमारा क्लास रहता है। फिर भी हमारे एक उत्कृष्ट कृषक मध्य प्रदेश से, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से है, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी। तो मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि आपसे चर्चा या सवाल करें। जी धन्यवाद। जी ओम। ओम ओम ओम। सदन को नमन। आज की योग कक्षा बहुत बढ़िया रही, और सर आपने जो जानकारी दी वो तो बहुत बढ़िया है। मैं नर्मदापुरम से रमेश मेहरा मध्य प्रदेश से बोल रहा हूं सर। और हमारी चिंता ये है कि हमारे यहाँ पर अभी ये पेपर में निकला है कि 700 गुना जो है वो कैंसर बढ़ रहा है। और इसका कारण जो है, हमारे यहाँ धान, गेहूं और मूंग की खेती है, जिसमें बहुत ज्यादा रसायन का उपयोग किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जब हम किसानों के से बात करते हैं तो वो परिवर्तन करने को बिल्कुल तैयार नहीं है, और समस्या बहुत भयावह होने वाली है। तो जो शुरुआत में किसान परिवर्तन करे, उसके लिए आपके क्या सुझाव है? इसमें मैं मुख्य रूप से दो बातें मानता हूँ कि जब किसान
धान, गेहूं और गन्ने की फसल लगाता है, उसको ये खतरा रहता है कि कहीं मेरा उत्पादन गिर ना जाए। और जिस स्थिति में किसान आज जी रहा है, तो वो ये खतरा लेना नहीं चाहता, और क्योंकि उसको उत्पादन गिरने का बड़ा डर रहता है। और यदि उत्पादन मिल भी जाए तो उसको बेचने की समस्या आती है। तो जब मैं इस मॉडल में किसान को लेकर आता हूँ, तो मैं उनका मॉडल डिज़ाइन करता हूँ कि आप धान की बजाय यदि आप दलहन लगाएंगे, आपका रासायनिक खेती से कम उत्पादन नहीं आएगा। यदि कम उत्पादन नहीं आएगा तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और यदि आप धान लगाना ही चाहते हैं, तो आपकी ऐसी वैरायटीज हो जिसका उत्पादन ज़्यादा हो, ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी पे आप जाना पड़ेगा। यदि आप प्योर बासमती पर जाएंगे तो वहाँ उत्पादन उस वैरायटी का निकलता ही कम है, इसलिए उसको बेचने में भी समस्या आती है। यानी रासायनिक खेती से उसको कम पैसे ना मिले, ये हमारा प्रयास रहता है कि उससे रासायनिक से तो अधिक ही पैसे मिले, तभी वो इस क्षेत्र में रहेगा। दूसरा कि धान गेहूं के दुष्चक्कर ने मिट्टी के जैविक कार्बन को बहुत खत्म किया है। जो किसान नहीं समझ रहा है, वो बर्निंग करता है, फसल अवशेषों को आग लगाता है। यदि वो आग लगाना केवल छोड़ दे तो उसको लगभग मैं मानता हूँ कि 35 से 40% जो नुकसान केवल करता है वो बर्निंग से करता है, फसल अवशेषों को आग लगाता है। उसको वो बंद करनी पड़ेगी। और यदि धान लगानी है तो वो ऐसी लगाए कि जिसका उत्पादन अधिक हो, वो इस ऐसी वैरायटी का चयन। क्योंकि मेरे पास बहुत किसान आते हैं कि यार ये जी तरावड़ी बासमती का सीड दीजिए, वो वही किसान अपनाएं जिनके पास उपभोक्ता है, जो उसके पास उसका एक परिवार है, तब जाकर उस वैरायटी पर जाए। अर्थात यदि मंडी में बेचेगा रासायनिक मंडी पे तो निश्चित नुकसान है। इसलिए फसल चक्कर का बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि हम इस बात का ध्यान रखें, जो ट्रेनर है उस प्रकार का नॉलेज दे कि वो देसी सीड पर तभी जाएगा जब उसके पास उपभोक्ताओं को उसकी डिमांड आए। और डिमांड तभी आएगी जब आप उसको ईमानदारी से करोगे, और करेंगे तभी जब आप उस सिद्धांतों को सीख कर करें। ऐसे ना करें कि YouTube पर मेरा वीडियो देख लिया, उसे देखकर आप आरंभ कर दें, क्योंकि वहाँ केवल जागरूकता दी जाती है, ज्ञान पूर्ण रूप से नहीं दिया जा सकता। ये तभी आप राजकुमार एमपी की समस्या दूसरी है। जी वहाँ बोलिए। राजकुमार जी सुन रहे हैं? हाँ जी बोलिए। जी, एमपी की समस्या दूसरी है जो मैंने समझी है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज मेरे पास है सर। आ रही है? हाँ जी आ रही है, बोलिए। कह रहे हैं एमपी की समस्या दूसरी है। वहाँ पे मूंग करते हैं और भरपूर मात्रा में करते हैं, लेकिन मूंग को जल्दी पकाने के लिए वो हर्बिसाइड का उपयोग कर रहे हैं, और वो हर्बिसाइड कैंसर का कारक है, जो 7 गुना हमारे रमेश भाई साहब कह रहे थे। उसका मेन कारण वो हर्बिसाइड है जो हर साल मूंग को पकाने में ये छिड़काव करते हैं। तो वो दलहनी फसल कर, लेकिन वो जो मूंग पका। जी हाँ हिमांशु जी, बात वहीं पर आती है कि हमारे यहाँ भी जितनी भी दलहन है, मेज है, मक्की है, उस पर भी स्प्रे करते हैं किसान। लेकिन वो रासायनिक खेती के किसान की मैं कह सकता हूँ आज के समय जरूरत भी हो सकती है। लेकिन जब आप इस कृषि में आएंगे, यहाँ के प्रिंसिपल सारे उससे दूसरे हैं। और क्यों आप जहर डालेंगे यदि आपका उपभोक्ता आपके साथ जुड़ जाता है, आपको परिवार समझ लेता है। तो ऐसे जैसे हमने अभी मूंग की बात आपने चर्चा की है, अब की बार मैंने 1 एकड़ से 7-7.5 क्विंटल मूंग ली है, और वो विदेशी मूंग ली है जब उत्पादन कम नहीं है। और वो आपको बता देता हूँ, वो पकी भी एक बार में है, क्योंकि मूंग में जो समस्या आती है उसकी फली तोड़नी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसी वैरायटी आ चुकी है कि वो पकती एक समय में है। और अब की बार यानी मूंग का उत्पादन मेरा सर्वश्रेष्ठ उत्पादन रहा है, और कोई हर्बिसाइड हमने उस पर नहीं डाली है। किसान तभी डालता है जब उसको बाजार ना मिले, क्योंकि वो अपनी लागत कम करना चाहता है और एक साथ उसको निकालना चाहता है। अब वैरायटी भी आ गई है, तो ये और बीज को
राजकुमार जी बीज को बढ़ाइए। हाँ, इसको हमने इसको पूरा फैलाइए। बीज अब, हाँ, इस बीज को ही देंगे। जितने भी हमारे प्राकृतिक किसान होंगे, हम इसको सेल कम करेंगे, बीज के लिए किसानों को ज़्यादा देंगे। मेरी कोशिश यही है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि यदि किसान की आत्मा एक बार प्राकृतिक कृषि को समझ ले तो वो कभी भी नहीं डालेगा। क्योंकि जैसे एक रासायनिक किसान अपने फसल अवशेष को आग लगा रहा है, हम उसको मिट्टी में देते हैं या मल्चिंग करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि ये हमारी मिट्टी को पोषण देते हैं और ये मेरी मिट्टी के बैक्टीरिया को संख्या मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मैंने उनकी ज्ञान, अज्ञानता में किसान करता है, जब उसको ज्ञान हो जाए और उसका लाभ उसको मिलना आरंभ हो जाए, निसंदेह वो ना केमिकल डालेगा, ना बर्निंग करेगा और ना ही जल का अधिक उपयोग करेगा। क्योंकि हमें जल को बचाना है, जो बड़ी समस्या आने वाली है। क्योंकि यदि हम रासायनिक खेती करते रहे, जहाँ हम 100 लीटर पानी खर्च करते हैं, वहाँ हमें 10 लीटर की आवश्यकता है। ये छोटा आंकड़ा नहीं है। यदि मैं जल पर चर्चा करता तो हम 90 लीटर जल बचा सकते हैं यदि हम पालेकर साहब की कृषि करते हैं। लेकिन बात वहीं आती है कि उस ज्ञान को किसान लेना ही मूड में नहीं है, क्योंकि उसको खतरा लगता है कहीं इस रासायनिक खेती को मैं छोड़कर। अभी तक जो अनुभव रहे हैं जैविक खेती के, वो किसानों को 1-2 वर्ष करते हैं, बाद में छोड़ देते हैं। क्योंकि जितना महत्वपूर्ण इस कृषि को सीखना है, उतना ही महत्वपूर्ण इस उत्पाद की मार्केटिंग है। क्योंकि यदि हम उस उत्पाद को तैयार करके उपभोक्ताओं तक, सही व्यक्ति के पास नहीं भेजेंगे, तब तक इसका कोई लाभ नहीं ले सकता किसान। ये दोनों कड़ियाँ जब मिलेंगी, हम एक दूसरे को समझेंगे, बैठेंगे, उनके विचार आपस में शेयर करेंगे, तब हम इस समस्या से बाहर आ सकते हैं। और मैं आश्वस्त हूँ कि आज यदि किसान थोड़ा सा विवेक से काम करता है, आज उपभोक्ताओं की कोई कमी नहीं है। क्योंकि ऐसा मैं मानता हूँ, जब मैं सोविंग करता हूँ तब मेरा उत्पाद बिकता है। तो ये नहीं कि उपभोक्ताओं की कमी नहीं है, केवल उस प्लेटफॉर्म पर जाने की आवश्यकता है कि आप अपनी पहुँच वहाँ तक ले जाइए और निसंदेह वो लोग आपका स्वागत करेंगे। धन्यवाद। जी जी आपका मोबाइल नंबर और दे दें। जी जी, मैं दे दूंगी आदरणीय रामचंद्र मेहरा जी भाई साहब, मैं आपको नंबर दे दूंगी और हमारे ग्रुप में भी उनको जोड़ दूंगी। और मैं अभी 10 मिनट 5-10 मिनट और ले लेती हूँ। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय पतंजलि किसान सेवा समिति राज्य प्रभारी मध्य प्रदेश से आदरणीय श्री मुन्नीलाल यादव जी, तो उनको मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। फिर उसके बाद देहरादून से हमारे दिनेश सेमवाल जी भाई साहब जुड़े हैं, तो फिर वो आभार और समापन और अपनी बात रखेंगे। तो मैं आदरणीय पतंजलि किसान सेवा समिति के राज्य प्रभारी आदरणीय मुन्नीलाल यादव जी से निवेदन करती हूँ, आप भी आइए, आपका स्वागत, आइए आपका स्वागत है। सदन को प्रणाम। और सबसे पहले आदरणीय पवन कुमार जी को प्रणाम, फिर आदरणीय हिमांशु जी को प्रणाम, और फिर आदरणीय आज के जो हमारे इस, मैं क्या कहूँगा, किसानों के लिए, किसानों को जो भगवान कहते हैं, वही आज मैं भगवान को सुन रहा था। राजकुमार जी जब सुन रहा था तो ऐसे लग रहा था कि जो किसान आज हम रासायनिक खेती में बिल्कुल लिप्त हो गए हैं और वो नशा आ गया है। जिस प्रकार से शराबी को शराब का नशा आता है, अगल बगल का देख कर के पीने लगता है और अपना विनाश कर लेता है, इसी प्रकार से किसान कर रहे हैं। लेकिन जब आपको सुना, आपने कहा है कि हम जो है धान की उपज रासायनिक खेती से अधिक लेते हैं, और किसान को यही चाहिए। सरकार भी कहती है, किसान भी कहता है, और हम कर भी रहे हैं। इन तीनों का समन्वय कैसे बने, इस पर मैं चाहूँगा आदरणीय पवन कुमार जी पतंजलि योगपीठ से जुड़े हुए हैं, हमारे वैज्ञानिक गण जुड़े हुए हैं, देश भर से कई राज्यों के बुद्धिजीवी किसान जुड़े हैं, समाज सेवक जुड़े हैं, योगाचार्य जुड़े हैं। ये एक बात सरकार चाहती है, प्राकृतिक जैविक खेती किसान करे, किसान चाहता है कि हम प्राकृतिक जैविक खेती करें, और
ये हमारे आदरणीय राजकुमार जी ने करके दिखाया है, तो इसका समन्वय कैसे हो सकता है? क्योंकि हमें इसकी प्रयास करना पड़ेगा कि सरकार को और अनुभवी किसानों को और उन किसानों को जो रासायनिक खेती करते हैं, इनमें हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसके लिए क्या हो सकता है, आपका मैं सुझाव चाहता हूं आदरणीय राजकुमार जी। देखिए, हमारे पास पवन जी बैठे हैं, इसका बहुत बड़ा स्तंभ है कि किसान कर तो लेता है, बाजार पतंजलि भी कर सकती है, क्योंकि पतंजलि भी आज एक सरकार से कम नहीं मैं मानता, क्योंकि पूरी दुनिया में सरकार इस देश में उत्पाद बेचती है, पतंजलि पूरी दुनिया में अपने उत्पाद बेचती है। तो पतंजलि की ओर से तो बस सिर्फ शोर चाहिए कि ये उत्पाद जहर मुक्त हों। वहाँ मैं किसानों को ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप सोच निर्णय लेंगे तो निसंदेह ना पतंजलि आपकी मदद करेगा ना उपभोक्ता करेगा। लेकिन जब आपका मिशन क्लियर हो, चिंतन क्लियर हो, तब आपको कोई अड़चन नहीं आएगी। लेकिन मैं दूसरी बात मानता हूँ कि किसान कम पढ़ा लिखा है, मेरी पहुँच पतंजलि से हो सकती है, मेरी पहुँच चंडीगढ़ हो सकती है, सामान्य किसान ऐसा नहीं कर सकते। तो वहाँ मैं अपनी सरकारों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि लगभग 2-3 वर्ष के लिए उनकी आर्थिक मदद हमें ज़रूर करनी पड़ेगी, तभी वो इस रास्ते पर आएंगे। क्योंकि जैसे मैंने देखा कि जब फसल अवशेषों में हरियाणा पंजाब में आग लगाई जा रही थी, तो मैं भी सोचता था कि ये बर्निंग बहुत मुश्किल रुकेगी, क्योंकि किसान के पास न समय है, न उसके पास इतने पैसे हैं जिसका प्रबंधन कर सके। लेकिन सरकार का जब उस पर ध्यान गया तो आज लगभग 80% बर्निंग रुक चुकी है। अभी जैसे हिमांशु जी ने चर्चा की कि दलहन को पकाने के लिए भी जहर का प्रयोग करते हैं, हर्बिसाइड से उनको फूंक देते हैं, जिससे फसल एक बार में ही पक जाती है। और आप देखेंगे कि 7 सेकंड के अंदर एक पौधा पूरा जहर अपने शरीर में ले लेता है। ये प्लांट भी सहन कर रहा है और मिट्टी सहन कर रही है। यदि ये फ्रूट में उसी रूप में रह जाता तो कैंसर अब इतना विकराल रूप ले लेता कि हम एक को शमशान में लेके जाते, दूसरे की अर्थी तैयार मिलती। ये तो नेचर ने इतनी खूबसूरती दी है कि ये जहर को अपने ऊपर फिर भी बहुत ले लेती है, उपभोक्ता तक कम जाता है, लेकिन एक बूंद भी ना जाए। हम तो ये चाहते हैं, और उन बैक्टीरिया को, उन जीवों को भी जिनकी कोई देख रेख, जिनके लिए कोई संविधान नहीं है। आपको तो यदि कोई नुकसान करता है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन उन बेचारों की दुनिया नहीं है, उनका भी हमें पालन करना पड़ेगा, तभी हम इस रास्ते पर चलेंगे। हाँ, एक कम पढ़े लिखे किसान के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि सरकार से 2-3 वर्ष के लिए उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, उसको मार्केटिंग की स्किल दीजिए, क्योंकि लंबे समय तक सरकार इसको नहीं खरीद सकती, लंबे समय तक आपकी आर्थिक मदद भी कोई नहीं करेगा। लेकिन कुछ पल के लिए, कुछ वर्ष के लिए, जब तक वो मिट्टी उसकी अच्छी रिच हो जाए, फिर वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। तो इसमें पतंजलि भी कुछ कर सकती है, सरकारें भी कर सकती हैं, और हमारे उपभोक्ता भाई भी, क्योंकि मेरी जो मदद की है वो उपभोक्ताओं ने ही की है, ना किसी बड़े संस्थान ने की थी, ना किसी सरकार ने की थी। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि यदि हम इसको एक बड़ी दिशा देना चाहते हैं, गांव के गांव को परिवर्तन करना चाहते हैं, तो हमें उसको ये स्कोप तो देना ही पड़ेगा कि आप ईमानदारी से पैदा कीजिए, हम इसकी एक एक ग्राम खरीदेंगे तो एकदम परिवर्तन होगा और किसान इसको करेंगे। जी जी आदरणीय राजकुमार जी, जो आपने कहा है, पतंजलि लगातार आदरणीय पवन कुमार जी के नेतृत्व में इस प्रयास में है। लगातार हम मार्केट पर ध्यान दे रहे हैं, मार्केट का ऐप बना लिया है, बिजनेस व्हाट्सएप ऐप बनाया है, और लगातार रोज हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, उसका ले रहे हैं कि किसानों का उत्पादन
का अच्छे से अच्छा रेट कैसे मिले, इस पर लगातार प्रयास किया जा रहा है। पतंजलि लगातार संपाद कर रही है और मैं चाहूँगा कि ऐसे जैसे आप जैसे किसान कौ का चयन करके और एक सेमिनार सरकार के साथ की जाए, उसमें माध्यम आदरणीय हमारे पवन कुमार जी पतंजलि रहेगी, तो उससे क्या है आदान प्रदान होगा, सरकार के पास ये सुझाव जाएंगे तो निश्चित जो योजनाएं बनाते हैं उन योजनाओं में एक आगार होगी। ये हमारी जो किसान को जो सब्सिडी वगैरह या आर्थिक मदद दी जाती है उन किसानों को दी जाए जो किसान प्राकृतिक जैविक खेती शुरू करें, तो निश्चित किसान फिर बदलाव आएगा, करेंगे। इस पर विचार आदरणीय सदन विचार करे और इस पर चिन्हित करते रहे हमारे कौन कौन किसान इस प्रकार का उत्पादन करते हैं, खेती करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, उनका अनुभव सुनने का, एक सेमिनार करने का अगर विचार रहेगा सरकार के साथ, पतंजलि के साथ और हमारे देश भर के किसान जो चयनित किसान हैं उनका अनुभव सुनने को अगर मिलेगा तो इससे परिवर्तन निश्चित आएगा। जी ओम। सर मेरा एक सुझाव था। हेलो। जी जी हेलो। जी जी स्वागत है। जितना यूरिया और डीएपी पे सब्सिडी सरकार देती है उतनी ही हम ना मार्केटिंग की समस्या रहेगी ना कोई समस्या रहेगी। एक बोरी पे एक कट्टा पे लगभग 1500 रुपये यूरिया पे और 2500 से 3000 रुपये डीएपी पे, और हम जो प्राकृतिक किसान हैं अभी 0.001% उन्हें कुछ भी नहीं देते। अगर इस पे काम करने लगे तो प्राकृतिक खेती बढ़ जाए। हाँ सब्सिडी हिमांशु तो जी, दे ही रहे हैं। हाँ आप बात तो जी। ठीक कह रहे हैं, इसका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन सरकार से मेरी जब भी इस विषय पर बात होती है वो इनपुट देने पे प्रयास करते हैं, लेकिन इस प्रकार की कोई आर्थिक मदद की चर्चा सरकार के मन में नहीं है, क्योंकि हाँ, इसमें वोट लेना हमने होता है तो गवर्नर कर देती सब कुछ। हाँ तब होती है, लेकिन जब समाज जाग जाता है, मैं आश्वस्त हूँ अब ये समय आ चुका है, क्योंकि अब रास्ता कहीं से नहीं बचा, ना सरकार पे है, सरकार को भी खतरा है। सारे वैज्ञानिक मेरे साथ रहते हैं, उनसे भी यही मेरी, चाहे वो रासायनिक वैज्ञानिक हैं, लेकिन सबको यही खतरा है कि आप कैसे इस बढ़ती हुई जनसंख्या का पोषण करेंगे, ये चिंता सबको है। और उसका एक ही रास्ता है, हमें विश्व मुक्त प्राकृतिक कृषि करनी ही होगी, ये मजबूरी भी है और सरकार अब इसकी ओर बढ़ भी रही है। आपको साधुवाद की हरियाणा सरकार के वैज्ञानिक चिंता कर रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश के नहीं कर रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश को तो जो बाबा जी का डंडा पड़ा रहता है तो कुछ प्राकृतिक कृषि कहते रहते हैं, वरना उनके मन में नहीं है कि प्राकृतिक कृषि बढ़े। नहीं, थोड़ा असल में कड़वा ना करके बोल देता हूँ। जी। वैज्ञानिकों की जो बात है वो इनपुट के पक्ष में रहती है कि किसान को इनपुट मिले, कि वो अब नेचुरल फार्मिंग को इनपुट तो उसके पास गाय हैं। हरियाणा सरकार ने जितने भी प्राकृतिक किसान हैं उनको 25,000 रुपये एक गाय के दिए हैं जो प्राकृतिक कृषि करते हैं। चलिए। लेकिन और हमारे उनको बाजार बाबा की जी जो आवश्यकता गौ भक्त हैं वो कुछ भी नहीं दे रहे हैं। चलो देंगे, सभी देंगे, आशा रखें, चलिए, क्योंकि जी, जी, धन्यवाद। और आदरणीय विनय कुमार जी का हैंड राइज था, मगर अब 1 मिनट के लिए मैं हेलो हेलो। जी जी जी। आवाज आ रही है। अरे मैं अभी सुन रहा था आपका, अभी आप नेटवर्क में नहीं है, आप नेट पे आ जाइए। अच्छा अच्छा। हेलो। जी जी जी। मूंग में कोराजन बहुत डाल रहे हैं लोग, वो कैसे बचे ये लोग एमपी में? जी, जी। राजकुमार जी बताएं कुछ रास्ता, क्या करें, कैसे बचें ये लोग? प्राकृतिक खेती तभी करेंगे जब आदमी उससे उसकी जो समस्या वो खत्म होगी। म्यूट है आप। फिर से हमारी व्यवहार के बीच में आदरणीय राजकुमार जी, आदरणीय हिमांशु भैया जी, और अब हम सभी एक बार और जुड़ने वाले हैं। और तो मैं आज का आभार और कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम देते हैं। तो मैं आदरणीय दिनेश चंद्र सेमवाल जी भाई साहब, देहरादून उत्तराखंड से
मैं उनको सादर निवेदन करती हूँ कि आप आइए। आपका स्वागत है। दिनेश भैया। जी आदरणीय दीदी जी, आपके माध्यम से मैं समूचे सदन को नमन करता हूँ। और जो चर्चा चली द्वितीय सत्र में बहुत अच्छी चली। वास्तव में चर्चा के मध्य में अंतिम जो सार रूप में मुझे मेरे पास जो बात आई वो बात ये आई कि हम एक दूसरे को केंद्र में रखें। हमने अभी तक खुद को केंद्र में रखा है और खुद को केंद्र में रख करके सब गड़बड़ी हो गई है। अगर किसान उपभोक्ता को केंद्र में रखे पैसे की जगह तो पैसा जरूर आएगा, और उपभोक्ता को केंद्र में रखा जाएगा तो वो उपभोक्ता को, जैसे कि आज के हमारे मुख्य वक्ता जी ने कहा है, तो उपभोक्ता को वो जहर नहीं खिलाएगा। अगर वो खेती को केंद्र में रखता है तो निश्चित ही खेती के जो पारिस्थितिकी है, उसकी जो इकोलॉजी है, उसको बढ़ाएगा। अगर गौमाता को केंद्र में रखता है तो निश्चित ही ये पारिस्थितिकी बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर कोई एक दूसरे को केंद्र में रख करके हम इस प्रकृति को केंद्र में रख रहे हैं, तो हमारे कीड़े मकोड़े, कीट पतंग, व्याधि बीमारियां हमारे खेतों से उड़न छू हो जाएंगी, कम होंगी, दूर रहेंगी और हम स्वस्थ रहेंगे। तब कोरोजन की बात आती है, पॉइजन की बात आती है और दूसरी इनपुट्स की बात आती है जिनको प्रयोग में लाया जाता है, तो उससे हम और हमारी किसानी दूर रहेगी, निश्चित ही रहेगी। हाँ, जहाँ तक आदरणीय सुभाष पालेकर साहब की बात है, तो 2013 से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। उनकी जो प्राकृतिक खेती की दिशा में जो कार्य है, तो कह सकते हैं वो कृषि ऋषि हैं। इस दिशा में सरकार निरंतर उनके साथ बनी हुई है और सरकार को भी हम, वर्तमान सरकार के भी धन्यवादी हैं कि जहां हम 2010 से पहले रोकते थे, पीटते थे और कहते थे कि जैविक खेती करना जरूरी है, जैविक खेती करो, वहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को, वैज्ञानिकों को और किसानों को संबोधित करते हुए जैविक खेती की, प्राकृतिक खेती की आवश्यकता पे बल दिया है। मुझे लगता है कि सरकार इतना ही कर सकती है, थोड़ा बहुत अन्य कार्य भी कर सकती है, लेकिन आज के मुख्य वक्ता जी के वचनों में सार भी है, रिजल्ट भी है, सॉल्यूशन भी है कि हम एक दूसरे को केंद्र में रखें तो निश्चित ही हम दूर हो पाएंगे इन सभी विडंबनाओं से। मैं अभी बेंगलोर में हूँ। यहाँ मैंने बहुत सारे किसानों से जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं उनसे वार्ता की, लेकिन वार्ता के बाद में मैंने कहा मैं आपसे अगले दिन बात करूँगा। दूसरे दिन मैंने दूसरी तरह की वार्ता की तो पता चला कि किसी न किसी रूप में लोग पॉइजन डाल रहे हैं और उपभोक्ता महंगे दामों पे उन्हें खरीद रहे हैं। उपभोक्ताओं को यही संतुष्टि है कि हम अच्छा खा रहे हैं। अब जब तक ये झूल चलता रहेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। सरकार क्या करेगी? सरकार तो आज आई कल गई, और सरकार की हम जब बात करते हैं, उससे स्थिरता की बात करते हैं, तो हमें अपने संसद के दर्पण में उसे देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर आज की वार्ता आगे बढ़े और इस पे कार्य हो। इन्हीं बातों के साथ मैं आज की जो योग शिक्षक हैं उनका धन्यवाद करता हूं आप सभी के माध्यम से, और साथ ही आप सभी आदरणीय सदस्यों के माध्यम से आदरणीय राजकुमार जी का, और उनको इस पटल पर साझा करने के लिए उनकी बात को आप सभी का धन्यवाद। प्रणाम। ओम। आज का आज का एक बार कार्यक्रम का समापन करते हैं और एक अधूरा कार्यक्रम रह गया है। ये कार्यक्रम पुनः यहीं से शुरू होगा। आदरणीय हिमांशु जी, आदरणीय राजकुमार जी और जो हमारे विनय जी ने अभी सवाल किया था उसका भी, और आगे ये चलता रहे ये कार्यक्रम। हम सब इसमें मार्गदर्शन करते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम। ओम। सुबह मिलते हैं जी। आज शाम के कार्यक्रम में जुड़ने के। हाँ, आज शाम को 8 बजे सभी कार्यक्रम इसी लिंक से जुड़ने का कष्ट करें। जो हमारी प्रयोगशाला है, किसान की प्रयोगशाला, योगहार प्रयोगशाला में आप लोग सादर आमंत्रित हैं। जरूर जुड़े इसी लिंक से। आज शाम को 8 बजे, हर शनिवार को 8 बजे
देखिए किसान स्वयं जो है रासायनिक का के एवज में जो ट्राइकोडर्मा बवेरिया बैसियाना कैसे बनाते हैं, प्रयोगशाला कैसे स्थापित करते हैं, तो उसका ऑप्शन जो रासायनिक खेती का ऑप्शन है प्राकृतिक जैविक खेती, वह प्रयोगशाला का पाठशाला शाम रात को 8 बजे हर शनिवार को होती है। इसलिए आप लोग सादर आमंत्रित हैं और किसानों को लिंक भी शेयर कर सकते हैं। ओम जी जी, धन्यवाद। और बहुत सुंदर। और आदरणीय श्री भाई साहब ने कह दिया है सबको जोड़ना है और को भी जोड़ना है, ज्यादा से ज्यादा किसान हमें योगाहार पाठशाला में जुड़ जाए। और मैं आदरणीय हिमांशु भैया जी का और आदरणीय राजकुमार जी भाई साहब का बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद, क्योंकि आज राजकुमार जी विशेष तौर से वो चंडीगढ़ जाने वाले थे और उनके पास थोड़ा समय भी कम था, फिर भी वो सदन में आए। आपका मैं मनपूर्वक धन्यवाद करती हूँ। और फिर से आपको और हिमांशु भैया जी को निवेदन करती हूँ कि आप फिर से एक बार हमारे सदन में आइए और आप परिवार की तरह ही हो गई बिल्कुल। आप बिल्कुल अब हमारे योगा परिवार आपको नहीं छोड़ेगा। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जी। राम राम।